नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन जी। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। पीएम मोदी कल करेंगे बिहार और पश्चिम बंगाल का दौरा। करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की देंगे सौगात। महागठबंधन में मचा सियासी कोहराम। बिहार वोटर लिस्ट पर बवाल हुआ तेज। राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव ने एसआईआर पर उठाए सवाल। तेजस्वी बोले, बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग कर रहा है काम। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार जल्द लाने जा रही है रोहित वेमुला एक्ट। शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव करने पर होगी सख्त कार्रवाई। महाराष्ट्र में एक और हिंदी भाषी के साथ एमएनएस कार्यकर्ता की मारपीट। सीएम देवेंद्र फडणवीस के उद्धव ठाकरे को दिए ऑफर पर सियासी चर्चाएं तेज। बीएलए का पाक आर्मी पर बड़ा हमला। 29 फौजियों को उतारा मौत के घाट। पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर को दिया अल्टीमेटम। खबरों में सबसे पहले बात पीएम मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जुलाई को बिहार के मोतिहारी आ रहे हैं, जहां वो गांधी मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। सभा के बाद प्रधानमंत्री का रोड शो भी है, जिसको लेकर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके को हाई अलर्ट पर रखा है। वहीं पीएम मोदी के दौरे से सबसे ज्यादा परेशान विपक्षी गठबंधन है, क्योंकि इस दौरे से बिहार में बड़े सियासी उलटफेर हो सकते हैं, जिसको लेकर महागठबंधन परेशान है। पीएम मोदी मोतिहारी में 7200 करोड़ रुपए से ज्यादा की तमाम विकास योजनाओं का भी शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद वो पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे और दोपहर करीब 3 बजे दुर्गापुर में तमाम विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखने के बाद कुछ प्रोजेक्ट को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। कल पीएम मोदी की रैली को लेकर अभी से सियासी हलचल तेज। देखिए, हलचल तो होगी ही। प्रधानमंत्री मोदी हिंदुस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर में से एक है और वहां पे चुनाव है। अब आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं वहां पे, तो किस तरह की तैयारी हो रही है। बताया जा रहा है कि 5 लाख से ज्यादा लोगों को वहां पे जमा किया जाएगा और एक साफ साफ संकेत दिया जाएगा कि चुनाव का यलगार, चुनाव कैंपेन की शुरुआत एनडीए की तरफ से कर दी गई है। तो एक तो बहुत बड़ा एक मैसेज भी जाएगा। दूसरा खतरा ममता बनर्जी के लिए भी है। दुर्गापुर वो पहुंच रहे हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी को तो सबसे ज्यादा अगर कभी मजा आता है किसी चीज में, वो तो जनता से रूबरू होने में। आप देखिए कि कितने दौरे लगा चुके बिहार के अलग अलग इलाकों में। राहुल गांधी का अभी तक कोई रैली नहीं हुआ है। वो प्रोटेस्ट मार्च करने जा रहे हैं, वो यात्रा में खड़े हो जाते हैं, 2 किलोमीटर पैदल चल करके वापस आ जाते हैं। तो एक बड़ा फर्क नजर आ रहा है दोनों के कैंपेन स्टाइल में। महागठबंधन ये पीसमील तरीके से चीजों को, कैंपेन को वो आगे बढ़ा रहा है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी को आगे रखकर बड़े बड़े कार्यक्रम कर रही है। इसका फायदा एनडीए को आने वाले चुनाव में जरूर मिलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और खबरों में अब बात एसआईआर पर मचे बवाल की। बिहार चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन वोटर लिस्ट पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। आज राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट साझा की, जिसमें लिखा है कि बिहार में चुनाव आयोग एसआईआर के नाम पर रंगे हाथ वोट चोरी करता पकड़ा गया। काम सिर्फ चोरी, नाम एसआईआर, पर्दाफाश करने वाले पर होगी एफआईआर। ईसी अब भी इलेक्शन कमीशन है या पूरी तरह बीजेपी की इलेक्शन चोरी शाखा बन चुका है। दूसरी तरफ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एसआईआर पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अब शक नहीं, विश्वास है कि बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। सभी दल आयोग से मिले हुए हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी, बावजूद इसके निर्वाचन आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार बीजेपी के एजेंडे पर लगे हुए हैं। वो अनऑफिशियली लोगों से मिल रहे हैं, पर जवाब नहीं दे रहे। वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी एसआईआर के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है, लेकिन चुनाव आयोग ने भी इन सब को करारा जवाब दिया है। चुनाव आयोग की तरफ से प्रतिक्रिया आ गई है। साफ कहा है कि जो भी प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो बिल्कुल संवैधानिक है। देखिए, ये राहुल गांधी, ये तेजस्वी यादव, ये लोग किस मुंह से अब एसआईआर के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं? आपके सारे तुर्रम खां तो सुप्रीम कोर्ट गए थे, क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट तो कन्विंस नहीं हुआ कि एसआईआर जो हो रहा है वो बीजेपी के कहने पे हो रहा है। क्यों नहीं जाकर के कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने तो यह भी नहीं कहा कि भाई इलीगल है। अब आप इस तरह की बातें कर रहे हो, यह आपका फ्रस्ट्रेशन है, प्योर फ्रस्ट्रेशन। राहुल गांधी की अकल मारी गई है। आप अजीत अंजुम के केस को लेकर के भाई एफआईआर हो रहा है, भाई किस लिए एफआईआर हुआ? क्या आपने तहकीकात की? कल आप सुप्रीम कोर्ट को भी इस तरीके से आड़े हाथ ले लेंगे, आपके तरफ आपके मुताबिक फैसला नहीं आएगा तो? संवैधानिक संस्था के ऊपर एक सवाल भी खड़ा अगर आप करते हैं तो उसके लिए सॉलिड आपके पास आर्गुमेंट होने चाहिए, सबूत होने चाहिए। लेकिन ये सब हिंदुस्तान के राजनीति के लिलीपुटियंस हैं, इनका किया धराया तो कुछ है नहीं ना। बाप दादा के मेहनत के ऊपर ये अपनी राजनीति चमकाते हैं। अजीत अंजुम के ऊपर एफआईआर करने वाला एक मुस्लिम बीएलओ है, क्योंकि वो वहां जाकर के अफवाह फैला रहा था। फिर उसने एक और वीडियो डाला जिसमें कई सारे सवाल खड़े किए। अभी से करीब 22 घंटे पहले इलेक्शन कमीशन ने अजीत अंजुम के द्वारा उठाए गए तमाम सवालों का डिटेल जवाब दिया, ट्वीट भी कर दिया। राहुल गांधी को पढ़ने लिखने तो आता नहीं है, ना ही उसमें वो इंटरेस्टेड है, ये प्रोपेगेंडा करने में लगे हुए हैं। इसी के जवाब में अगर कोई दोष वो निकालते तो फिर ये कहा जाता कि भाई सही सवाल वो कर रहे हैं। आपने इसी के जवाब को देखा नहीं, पढ़ा नहीं, समझा नहीं और आप शुरू हो गए, ये चोरी, वो चोरी, वो चोरी। इस देश में कांग्रेस से बड़ी चोर पार्टी नहीं है। वोटों की चोरी कैसे की जाती है बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव के पिता लालू यादव और इंदिरा गांधी के करतूतों से वाकिफ है। वोटों की चोरी कैसे की जाती है ये आरजेडी और कांग्रेस पार्टी नहीं बता सकती। दुख इस बात का है कि सेंसलेस तरीके से आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला करते हो। आपकी भाषा खराब है, आपका तर्क कुतर्क है और आपके पास न कोई साक्ष्य है, न कोई सबूत होता है। जी, खबरों में आगे का रुख करते हैं। 2016 में सुसाइड करने वाले दलित छात्र रोहित वेमुला के नाम पर कर्नाटक सरकार बिल ला रही है। ये बिल सीएम सिद्धरामैया विधानसभा के मानसून सत्र में पेश कर सकते हैं। राहुल गांधी इसे पूरे देश में लागू करवाना चाहते हैं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को भी खत लिखकर रोहित वेमुला एक्ट लागू करने की बात कही है। इस बिल के मुताबिक सामान्य वर्ग के छात्रों को छोड़कर बाकी सभी के लिए यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय से कोई भी पीड़ित या फिर उसके परिवार का व्यक्ति सीधे पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकता है। बिल में किसी भी तरह के भेदभाव को गैर जमानती और संगीन अपराध माना गया है, जिसको लेकर कांग्रेस की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या है ये रोहित वेमुला एक्ट? देखिए, पहली चीज तो आपने जो बताया, हर अखबार में छापा जा रहा है, पता नहीं मूर्खों की जमात आ गई इस देश के अंदर में। ये रोहित वेमुला दलित है, ये किसने कह दिया? उसके पास कास्ट सर्टिफिकेट गलत थे, वो एक ओबीसी है। ये कंफ्यूज ना करें। ये प्रोपेगेंडा लेफ्ट लिबरल कबाल के लोग जो जिस तरीके से फैलाते हैं, इनकी एक मां है राहुल गांधी की, वो कम्युनल वायलेंस बिल लेकर के आ रही थी कि देश में दंगा जहां कहीं भी हो हिंदू को ही मारो, हिंदुओं के ऊपर ही केस होगा, हिंदुओं को ही जेल में डाला जाएगा। वो तो कंट्रोवर्सी इतना पड़ गया कि पीछे आ गई, अदरवाइज वो तो कानून पास हो जाता कि दंगा कहीं भी हो दोषी हिंदू, वो कानून बता दिया। अब हिंदुओं को बांटने के लिए आप कास्ट वॉर करना चाह रहे हो देश में। चुनाव जीत नहीं पा रहे हो तो समाज को हिंसा के आग में झोंकना चाह रहे हो। ये हालांकि ये कानून पास होगा, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी होगा, वो खत्म भी हो जाएगा। इस तरह के कानून का किस तरीके से गलत इस्तेमाल हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है। इस देश में ऑलरेडी SC ST एक्ट वो एक कानून है, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। आप ज्यादा अक्लमंद बनने की कोशिश कर रहे हो।
हिंदुओं को बांटने का इससे गंदा खेल जो राहुल गांधी खेल रहे हैं, पता नहीं किसके कहने पे, जॉर्ज सोरोस के कहने पे, चीन के कहने पे, पाकिस्तान के कहने पे, या लेफ्ट लिबरल कबाल के कहने पे, ये उनसे कभी कोई इंटरव्यू ले तो ये जरूर पूछे कि ये इस तरह की चीजें क्यों और कहां से आ रही हैं। और मैं तो चुनौती दे रहा हूं कि आप इसे पास कराओ, आप इसे हिमाचल में पास कराओ, आप इसे तेलंगाना में पास कराओ, फिर कांग्रेस पार्टी तो दूर, कांग्रेस पार्टी किसी के गठबंधन में रहेगी, ये देश में वो चुनाव नहीं जीत पाएगी। जी, और खबरों में अब बात महाराष्ट्र की सियासत की। महाराष्ट्र में मराठी भाषा पर आज भी एक हिंदी भाषी को मनसे के कार्यकर्ता ने निशाना बनाया। वहीं विधानसभा के मानसून सत्र में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को साथ आने का ऑफर दे दिया। हालांकि विधानसभा में फडणवीस ने हल्के फुल्के अंदाज में ये बात कही, लेकिन सीएम की तरफ से दिए गए ऑफर पर सियासी गलियारों में कयासों का बाजार गर्म हो गया। दरअसल विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे ने एक दूसरे का अभिवादन किया। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हंसी मजाक में उद्धव ठाकरे को साथ आने का ऑफर देते हुए कहा, हमारा वहां यानी विपक्ष में आने का कोई स्कोप नहीं है, लेकिन आपके यहां आने का स्कोप है, आप विचार कर सकते हैं, ये स्कोप अलग तरीके से देखना पड़ेगा। जिस पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये सब बातें हंसी मजाक में हो रही थी, इसलिए इसे ज्यादा सीरियस मत लें। यानी जो ऑफर दिया गया वो सिर्फ हंसी मजाक या कुछ इसके मायने। किसने कह दिया हंसी मजाक हुआ है? और कुछ देर बाद ये लोग 20 मिनट तक विधान परिषद के एक दफ्तर के अंदर देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे जी के साथ आदित्य ठाकरे भी मौजूद थे। 20 मिनट तक बंद कमरे में मुलाकात हुई है। राजनीति में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, अनायास चीजें नहीं होती। कोई भी चीज अगर हो रहा है, इसके पीछे एक बहुत, इसको कहते कि सोची समझी रणनीति होती है। क्या प्रॉब्लम चल रहा है अभी वहां हिंदी भाषी को लेकर के ये सारी चीजें चल रही है, बीजेपी और ये वो सारी चीजें। ऑफर दे दिया गया तो आप मिलने चले गए, कल साथ में आप मिल भी लोगे। इसके पीछे की एक वजह को समझिए। मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों हाथ मिलाने वाले हैं, लेकिन एक वजह जो समझने लायक है। शिंदे गुट के कई सारे मंत्री हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं, वीडियोज आ रहे हैं, मार पीट, ये वो सारी चीजें। भारतीय जनता पार्टी को उसको लेकर के भी समस्या है। तो अभी चुनाव होने वाले हैं। जिस तरीके से मराठा प्राइड को लेकर के ठाकरे ब्रदर्स ने बवाल किया, वैसे तो अगर नहीं साथ में जाना है तो मिलना नहीं था। अगर आप मिल रहे हो तो अभी जो आप सड़कों पे बवाल कर रहे हो वो पूरी की पूरी स्ट्रेटजी खत्म हो जा रही है। आप ये कहना चाह रहे हो ना, मैं बीजेपी वाले हिंदी भाषी को समर्थन करते हैं, मराठी को तो आपको मिलने नहीं जाना था। आप अगर मिल ले रहे हो तो जो लोग आपके समर्थन में खड़े हैं वो सबसे पहले तो वो डाउट करेंगे आपके इंटेंशन के ऊपर। आप बीजेपी में मिले ना मिले, क्या मिले नहीं मिले, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने वो 20 मिनट की बातचीत और सीक्रेट मीटिंग से ये हासिल कर लिया कि आपके ऊपर आपके ही समर्थक सवाल खड़े करना वो शुरू कर चुके हैं। जी, खबरों के आखिर में बात पाकिस्तान की। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने पाकिस्तान में 2 बड़े हमलों को अंजाम दिया है। कलात और क्वेटा में 2 अलग अलग हमलों में पाकिस्तानी सेना के 29 जवानों को मार गिराया गया। बीएलए ने कहा है कि पाकिस्तानी सेना के खिलाफ उसकी जंग जारी रहेगी। वो लोग हर हाल में सेना के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखेंगे। सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि क्वेटा में बीएलए की स्पेशल यूनिट फतेह स्क्वाड ने इसे अंजाम दिया। इस अटैक के बाद से पाक सेना के अंदर भी विद्रोह और तेज हो गया है। पाक सेना के जवानों की मौत से असीम मुनीर के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। यानी पाकिस्तान में असीम मुनीर की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। देखिए, जैसे जैसे सैनिकों के ऊपर हमला होगा और आपको कीड़े मकोड़े की तरह ये बीएलए वाले मारते रहेंगे, ये फील्ड मार्शल नहीं रहेगा लोगों की नजर में। फील्ड मार्शल फेल्ड मार्शल बन जाएगा। ऑलरेडी आपकी साख खत्म हो गई है, क्योंकि बीएलए का जो टारगेट है
जिस तरीके से वो चिन्हित करते हैं, उनकी अपनी एक इंटेलिजेंस यूनिट है जराब, वो हर बस के ऊपर उनकी नजर होती है कि किसमें कौन कौन कितने कितने संख्या में, या आर्मी पर्सनल जो है कोयटा से लाहौर जा रहे हैं, कराची जा रहे हैं, कलात से कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। और उसके बाद जब आप टारगेट करते हो तो नॉन मिलिट्री पर्सनल को आप बाहर निकाल देते हो, उनको छोड़ देते हो, और सिर्फ मिलिट्री वालों को आप टारगेट कर रहे हो। 29 लोगों को आपने मार दिया। ये पिछले एक सप्ताह के अंदर 50वां अटैक है। तो ऐसे में आर्मी की साख क्या रहेगी? आर्मी की तो साख तो दिन ब दिन खत्म हो रही है, लोगों की नजरों में तो हो ही रही है। लेकिन बड़ी समस्या कि मुनीर के खिलाफ लोग सड़कों पे आ रहे हैं, वो कम बड़ी समस्या है। बड़ी समस्या मुनीर की ये है कि आर्मी के अंदर ही लोग अब विद्रोह पे उतर आए हैं। कई सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं कि फील्ड मार्शल बन गया है, रिटायर करेगा नहीं, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। और जो इसके खिलाफ खड़े होते हैं उसको बलूचिस्तान ट्रांसफर कर देता है, उसको खैबर पख्तूनख्वा ट्रांसफर कर देता है, ये बीएलए से मरने के लिए छोड़ देता है, या फिर वो तहरीक तालिबान वालों के सामने जो है वो चारा बना करके भेज देता है। तो हर तरफ से मुनीर की मुसीबत जो है वो बढ़ रही है। और मुनीर की मुसीबत बढ़ने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान को सचेत हो जाना चाहिए। ये मौलाना मुनीर, उसकी स्थिति वहां खराब होगी, वो फिर हिंदुस्तान के ऊपर हमले करेगा। दिस इज एज सिंपल एज दैट। इसलिए भारत को पाकिस्तान में हो रहे तमाम गतिविधियों के ऊपर कड़ी नजर रखने की आवश्यकता है, क्योंकि उधर गड़बड़ होगा, ये मौलाना ये हिंदुस्तान को टारगेट करेगा। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।